हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। इसके अलावा साथियों, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। गाइज, जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन वो सभी थ्योरी में आपको करवाने वाला हूं। सबसे पहले साथियों, हम पहले की तरह अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है साथियों उसका 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भैया साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। गाइज, कोशिका विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जिसमें हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए गाइज, जो साइटोलॉजी शब्द है, ये साइटोलॉजी शब्द दिया था साथियों हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने भैया ये साइटोलॉजी शब्द दिया था। और साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? कोशिका विज्ञान का जनक, तो भैया कोशिका विज्ञान का जनक है। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप रेगुलर हमारी क्लास ले रहे हो तो इतना तो आपको पता ही होगा क्योंकि हर रोज रिवीजन करवाता हूं। कौन है भैया? रॉबर्ट हुक है। ये ऐसे वैज्ञानिक है साथियों जिन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है साथियों? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, तो भैया आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है स्वानसन। कौन है? स्वानसन। इसने साथियों कोशिका पर एक पुस्तक ही लिख दी। पुस्तक का नाम है द सेल। क्या है? द सेल। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, इन सब पर साथियों ने डिटेल में चर्चा की थी कि इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इसे आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। इन सभी पर साथियों ने डिटेल में चर्चा की थी पहली क्लास में। तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहलाता है डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा, A.K. शर्मा को। इतनी कहानी तो साथियों ने पहली क्लास में पढ़ी थी। फिर दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था साथियों कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका की खोज के बारे में, तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो भैया रॉबर्ट हुक जी ने की थी। मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको सिर्फ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो रॉबर्ट हुक ने साथियों सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी 1665 में। किस में की थी साथियों? तो कोर्क टिश्यू में की थी। और जो खोजी गई कोशिका थी साथियों वो भैया डेड सेल थी। डेड सेल यानी कि मृत कोशिका थी। वो भैया मृत कोशिका थी। किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज की थी साथियों एंटोनी वेन ल्यूवेन हुक ने। एंटनी वॉन ल्यूवेन हुक ने भैया जीवित कोशिका की खोज की थी 1676 में। किस में की थी साथियों? तो इन्होंने बैक्टीरियल सेल खोजी। बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल यानी कि जीवाणु की कोशिका खोजी थी साथियों। और ये किस प्रकार की कोशिका थी? तो भैया ये जीवित कोशिका थी। ये जीवित कोशिका थी।
और भी साथियों एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि आरबीसी की खोज की। किसकी भैया? आरबीसी की। और इसके अलावा शुक्राणु की खोज की, जीवाणु की खोज की, प्रोटोजोआ की खोज की और जीवित कोशिका को खोजा। ये कोशिका के खोज के बारे में साथियों हमने चर्चा की थी भैया सेकंड क्लास में। और कल तीसरी क्लास में साथियों हमने क्या पढ़ा इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं। कल हमने पढ़ा था साथियों कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। कोशिका सिद्धांत साथियों 1838-39 का समय था। किसने दिया था भैया? स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा साथियों कि संसार में प्रत्येक सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक सजीव में कोशिका पाई जाती है और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद में साथियों हमने कोशिका सिद्धांत के अपवाद पढ़े थे, जैसे कि वायरस हो गया। वायरस के अलावा गाइज और बात करें तो स्तनधारियों की आरबीसी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और जाइलम व फ्लोएम की जो चालनी नलिका है, सीव ट्यूब्स थी साथियों, उसकी सेल में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ये हमने कुछ अपवाद पढ़े थे। फिर साथियों कोशिका सिद्धांत को फैल माना गया। क्यों माना गया साथियों? क्योंकि स्लाइडेन व स्वान ये साबित नहीं कर पाए कि किस तरीके से कोशिका का निर्माण होता है, किस तरीके से कोशिका बनती है, ये साबित नहीं कर पाए। इसलिए साथियों कोशिका सिद्धांत को फेल माना गया। इसके बाद में साथियों आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया। क्या है भैया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत साथियों 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने दिया। इन्होंने कहा साथियों पुराने कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसका लैटिन भाषा का एक शब्द ओमनिज सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है साथियों कि पुराने कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेल डिवीजन के थ्रू साथियों नई कोशिका का निर्माण होता है। कोई सेल होती है वो अपने आप को डिवाइड करती है और एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था साथियों? रुडोल्फ वर्चोव ने दिया था 1855 में। अब तक साथियों लास्ट की 3 क्लासों में इन सभी पर डिटेल में अच्छे से एक एक पॉइंट पर साथियों हम चर्चा कर चुके। अगर यहां तक आपको कोई परेशानी है साथियों तो एक बार और क्लास देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं अगर आप अच्छे से ध्यान से आपने मेरी बात सुनी होगी तो गाइज आपको 1% ही समस्या नहीं आई होगी। अब साथियों हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। लेकिन उससे पहले साथियों मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पूरा कंटेंट के साथ देता हूं। अगर अपने आसपास कोई भाई बंधु बायोलॉजी जिन्हें कठिन लगती है तो सिर्फ 4-5 दिन दीजिए मुझे समझने के लिए। बायोलॉजी आपकी भी आसान कर दूंगा और आपके दोस्त की भी आसान कर दूंगा। जोड़ो, हमारे साथ जुड़िए, अपना ही परिवार है यार। और अगर आप फेसबुक पेज से इस वीडियो को देख रहे हो और आपको बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियो देखनी है, गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर और बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है यूट्यूब चैनल पर। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पर जाइए। अगर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता, अगर आप कम जानते हो फेसबुक पेज चलाना, तो भैया साइंस गुरु रवि यूट्यूब पे सर्च करिए, अपना चैनल आ जाएगा। वहां से मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, जाकर पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रखा है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं साथियों और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया अब हम बात करते हैं कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो हेडिंग क्या लगाओगे?
संसार की सबसे छोटी कोशिका, पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है भैया? तो गाइज संसार में सबसे छोटी कोशिका है भैया जीवाणु की। किसकी? बैक्टीरिया की। और किस जीवाणु की? तो भैया जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा। आकार कितना होता है? तो आकार होता है 0.1 माइक्रो। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के साथियों संसार की सबसे छोटी कोशिका है। साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो भैया माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में ही नहीं होता और क्वेश्चन यही होता है। तो देखिए इसे साथियों पीपीएलओ इस नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है पोली प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है साथियों, और ये इसी का ही दूसरा नाम है। किसका? माइकोप्लाज्मा का। इसे साथियों एक अन्य नाम से और जाना जाता है MLO मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों नाम साथियों एक ही के हैं। या तो आप माइकोप्लाज्मा कह दीजिए या पीपीएलओ पॉलीप्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर MLO मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। तीनों में से कोई सा भी नाम आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो भैया बैक्टीरिया की है, जीवाणु की है। किस जीवाणु की? तो माइकोप्लाज्मा की। साइज क्या है? तो 0.1 माइक्रोन है। इसे पीपीएलओ पॉलीप्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर MLO कहा जाता है, मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है भैया? संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच एग की सेल है भैया। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। किसकी भैया? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। इसका आकार कितना होता है? तो इसका आकार होता है भैया 130 मिलीमीटर से लेकर के 170 मिलीमीटर। ये इसकी साइज होती है। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन कंफर्म हुए। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो जीवाणु की है, बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। साइज है 0.1 माइक्रोन। इसी का ही दूसरा नाम होता है पीपीएलओ पॉलीप्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसी का ही दूसरा नाम होता है MLO मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो ओस्ट्रिच एग की कोशिका है। ओस्ट्रिच एग की सेल है, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। और इसकी साइज कितनी होती है? 130 mm से लेकर के 170 मिलीमीटर होती है। तो बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संसार की सबसे छोटी किसकी है, तो बैक्टीरिया की। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो भैया शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। साइज क्या है? 130 से लेकर के 170 मिलीमीटर है।
इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब बात करते हैं साथियों कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अगर आपने ये बात स्क्रीनशॉट ले ली है या फिर नोट कर ली है तो फिर हम आगे चले। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ले लिया भैया? ओके, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका की। हेडिंग क्या लगाओगे? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी है भैया? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, ये ब्रेन सेल है साथियों। आपके ब्रेन की कोशिका है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका है भैया अंडाणु, जिसका निर्माण होता है अंडाशय से और ये पाई जाती है साथियों महिलाओं में। बोलो, इतनी बात क्लियर है? और भैया सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका है भैया शुक्राणु। इस पर इसका निर्माण होता है टेस्टिस वर्षण से और यह पाई जाती है पुरुषों में। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? एक बात को और ध्यान रखना, मैंने संसार की सबसे छोटी कोशिका करवाई थी बैक्टीरिया की सेल, बैक्टीरिया की कोशिका। क्या? माइकोप्लाज्मा। गाइस ये माइकोप्लाज्मा है, ये अपने आकार में परिवर्तन करता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए इसे जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। जोकर भी तो अपना रंग रूप बदलता रहता है। ठीक इसी तरीके से ये साथियों, ये माइकोप्लाज्मा अपने आकार में परिवर्तन करता रहता है, तो इसे जोकर की संज्ञा दी गई है, जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? और गाइस ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो तंत्रिका कोशिका है, आपके ब्रेन की कोशिका है। मैंने इसके बारे में क्लास भी ले रखी है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट करोगे तो वहां पर आपको क्लास मिल जाएगी इसकी। और भैया संसार की आपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो अंडाणु है, महिलाओं में पाया जाता है, अंडाशय से इसका निर्माण होता है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, पुरुषों में होती है, वर्षण से इसका निर्माण होता है। तो आशा करता हूं ये छोटी मोटी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। रेलवे में इस प्रकार के थकेले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे अक्सर पूछे नहीं जाते, छोटी मोटी एग्जाम होती है उनमें पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब बात करते हैं साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की। देखिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। देखिए कोशिका जो होती है साथियों वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो भैया दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी सेम नाम है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और भैया यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका।
मैंने क्या कहा साथियों आपसे, मैंने ये कहा कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, देखिए गाइस, संसार में जितने भी जीव है, संसार में जितने भी जीव है साथियों, वो भैया दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है साथियों यूकैरियोटिक कोशिका। इतनी बात क्लियर है? साथियों मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि संसार में जितने भी जीव है साथियों, वो दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक कोशिका। ध्यान से सुनना, एक एक बात मजा आ जाएगा। साथियों जो जीव प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। और साथियों जो जीव यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है यूकैरियोट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है भैया यूकैरियोट्स। मैंने ये कहा साथियों कि संसार में जितने भी जीव है साथियों, वो दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका से और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका से। अब देखिए, जो जीव साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, और जो जीव साथियों यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है यूकैरियोट्स। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी? ओके भैया, नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं साथियों कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है। साथियों जो प्रो है इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है साथियों प्राचीन या फिर पुराना। क्या होता है साथियों? प्राचीन या फिर पुराना होता है। इतनी बात क्लियर है? और साथियों ये जो कैरियोटिक शब्द है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। यानी कि ऐसा केंद्रक जो पुराना हो वो होती है साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक पुराना हो वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और सेल का मतलब कोशिका होता है, आप सभी को पता है। तो ऐसी कोशिका साथियों जिसमें केंद्रक पुराना हो वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इतनी बात क्लियर है? और यू का मतलब होता है साथियों न्यू, यानी कि नया। और कैरियोटिक का मतलब होता है साथियों न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ऐसी कोशिका साथियों जिसमें केंद्रक क्या हो? नया हो, वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? हाँ भैया, मैंने कहा ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पुराना हो वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नया हो वो होती है साथियों यूकैरियोटिक कोशिका। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में साथियों केंद्रक होगा ही नहीं, केंद्रक होता ही नहीं है, केंद्रक होता ही नहीं है। अगर होगा भैया तो अविकसित होगा, तो अविकसित होगा। अविकसित का मतलब क्या है साथियों? कि वो मैच्योर नहीं होगा, वो मैच्योर नहीं होगा। इसमें साथियों केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और साथियों जो केंद्रक होगा वो विकसित होगा। विकसित का मतलब होता है साथियों मैच्योर होगा। तो क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया ऐसी कोशिका जिसमें पुराना केंद्रक हो वो होता है साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नया हो वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका में या तो केंद्रक होगा ही नहीं, और होगा भी साथियों तो वो अविकसित होगा, वो मैच्योर नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में साथियों केंद्रक पाया जाता है और भैया विकसित होता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अब भैया इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? इसमें साथियों जो केंद्रक की झिल्ली होती है, जो केंद्रक की झिल्ली होती है साथियों, वो केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है।
इसमें केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है। इसमें केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही? देखिए, एक बार और रिवीजन करवाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या है? तो देखिए, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन यानी कि पुराना। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। वह कोशिका जिसमें केंद्रक पुराना हो वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पर यू का मतलब होता है न्यू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। वह कोशिका जिसमें केंद्रक नया हो वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें साथियों केंद्रक पुराना तो है या तो केंद्रक होगा ही नहीं। अगर होता भी है साथियों तो वो अविकसित होता है। अगर होगा तो भैया वो अविकसित होगा, यानी कि पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होगा। इसमें भैया केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इसमें साथियों केंद्रक भी पाया जाता है, विकसित भी होता है और केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, संसार में साथियों जितने भी जीव है सभी जीव दो प्रकार की कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका से और यूकैरियोटिक कोशिका से। जो जीव साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है और जो जीव साथियों यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है यूकैरियोट्स। इतनी बात क्लियर है? अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या है? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण की बात करते हैं तो भैया बैक्टीरियल सेल, जीवाणु की कोशिका, जीवाणु की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल या नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल। और बात करें साथियों, आपको दिखाई दे रहा है, यह लिख देता हूं, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसी का ही दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये साथियों, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है साथियों, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया ही है, आप तो इतना समझ लो। क्या है ये? एक प्रकार के बैक्टीरिया ही है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या है? बैक्टीरियल सेल, जीवाणु की कोशिका, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल और इसे ही साथियों साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें साथियों, इसमें आती है भैया प्लांट सेल, पादप कोशिका, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। किस प्रकार की कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है। और बात करें एल्गी सेल, शैवाल की कोशिका, किस प्रकार की कोशिका है? यूकैरियोटिक सेल है। और बात करें फंगल सेल, कवक की कोशिका, किस प्रकार की कोशिका है भैया? तो भैया यूकैरियोटिक कोशिका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्लांट की कोशिका किस प्रकार की कोशिका है तो यूकैरियोटिक कोशिका है। एनिमल सेल किस प्रकार की कोशिका है तो यूकैरियोटिक कोशिका है। एल्गी सेल यानी कि शैवाल की कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है। और बात करें तो भैया फंगल सेल यानी कि कवक की कोशिका किस प्रकार की कोशिका है तो यूकैरियोटिक कोशिका है। इतनी बात क्लियर? और आपसे क्वेश्चन पूछे कि बैक्टीरिया की सेल किस प्रकार की कोशिका है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और ब्लू ग्रीन एल्गी किस प्रकार की कोशिका है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। एक बार और रिवीजन करवाता हूं, 2 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका सबसे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? बेटा ध्यान से सुनना, अगर 2 मिनट आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, कोशिका गाइस 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। संसार में जितने भी सजीव है बेटा, सभी सजीव इन 2 प्रकार की कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं। जो जीव साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है और जो जीव यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं उन्हें यूकैरियोट्स जीव कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? प्रोकैरियोट्स का मतलब समझते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब समझते हैं गाइज। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन यानी कि पुराना। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और सेल का मतलब होता है कोशिका। वह कोशिका जिसमें केंद्रक पुराना हो वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। या तो गाइज जिसमें पुराना केंद्रक होगा टूटा फटा, या फिर साथियों इसमें केंद्रक होगा ही नहीं, और होगा साथियों तो वो अविकसित होगा, मैच्योर होगा ही नहीं, और ना ही साथियों उस केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है। गाइज केंद्रक के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक को उसके चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। तो केंद्रक झिल्ली भी इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। और इसके उदाहरण बैक्टीरियल सेल, जीवाणु की कोशिका, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। इसका मतलब क्या है? तो यू का मतलब होता है न्यू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस केंद्रक, और सेल का मतलब होता है कोशिका। वह कोशिका जिसमें केंद्रक नया हो, पूर्णतः विकसित हो, और इसमें केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। इस प्रकार की कोशिका अगर आपको दिखे तो समझ लेना वो यूकैरियोटिक कोशिका है। और यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या क्या है? प्लांट सेल। जितने भी प्लांट सेल है साथियों वो सभी यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि पादप की जो कोशिका है साथियों वो यूकैरियोटिक सेल में आती है। एनिमल सेल, एल्गी सेल, फंगल सेल, कवक की कोशिका, ये सभी किसके उदाहरण है? ये भैया यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं। देखिए भैया अब तक हमने आपको जो बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं और डिफरेंस देखते हैं कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में और क्या क्या अंतर है। तो एक तरफ तो लगा लीजिए आप प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी तरफ लगा लीजिए आप यूकैरियोटिक सेल। देखिए अब तक हमने जो पढ़ा उसके बाद में हम आगे बात करते हैं साथियों, इनके आनुवंशिक पदार्थों की बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। किसकी भैया? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ की, आनुवंशिक पदार्थ की। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है साथियों, वो पहली बात तो यह है कि सिंगल हेलिक्स होता है, यानी कि एकल कुंडलित होता है, एकल कुंडलित होता है, और सर्कुलर होता है, यानी कि गोलाकार होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ का नाम क्या है साथियों? तो न्यूक्लियोइड है। क्या है? न्यूक्लियोइड, या फिर इसे कहा जाता है जीनोफोर। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ का नाम क्या है? तो भैया न्यूक्लियोइड या जीनोफोर है। ये सिंगल हेलिक्स होता है और सर्कुलर होता है। ये समझ लीजिए इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, वो ये है। यहाँ से 3-4 तरीके से घूम फिराकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो न्यूक्लियोइड है या जीनोफोर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो न्यूक्लियोइड है, जीनोफोर है। ये सिंगल हेलिक्स होता है यानी कि एकल कुंडलित होता है, सर्कुलर होता है यानी कि गोलाकार होता है। साथियों आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो जेनेटिक मटेरियल है साथियों वो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। और भैया ये डबल हेलिक्स होता है, ये डबल हेलिक्स यानी कि ये द्विकुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। किस तरीके से? इस तरीके से साथियों इसकी संरचना होती है। किसकी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो भैया डीएनए है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर है। इस न्यूक्लियोइड की संरचना सिंगल हेलिक्स होती है, सर्कुलर होता है, ये गोलाकार होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होता है बेटा, इसकी संरचना डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडलित होती है, कुछ इस तरीके से। आगे हम पढ़ाएंगे आपको डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। और देखिए साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है? साथियों हिस्टोन प्रोटीन,
हिस्टोन प्रोटीन भैया किसमें, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है साथियों, जब भी जो डीएनए होता है वो धागे के रूप में फैलना स्टार्ट करता है तो उसे पैक करके उसे बांध कर रखने में सहायक होती है कौन, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया में साथियों हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, लेकिन इधर देखा जाए साथियों तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। मैं क्या कह रहा था यार, सॉरी अगर मुझे गलती से कुछ निकल गया हो तो, याद नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में साथियों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है, ओके। और बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाइस जी सेल ऑर्गेनेलिज है, कोशिकांग है ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बात करें तो गोल्गी बॉडीज नहीं पाई जाती, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इसमें भैया गोल्गी बॉडीज पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। और बात करें तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें साथियों तो राइबोसोम्स इसमें पाया जाता है, किस प्रकार का, 70S प्रकार का। और इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इसमें किस प्रकार का, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बात करें इसमें सेल वॉल पाई जाती है, और इसमें भी भैया सेल वॉल पाई जाती है। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, इतना फिर सही है। देखिए हमने क्या पढ़ा, इसका रिवीजन करवाता हूं साथियों आपको 2 मिनट के अंदर। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर के बारे में हम बात कर रहे थे साथियों। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करता है। इसका अनुवांशिक पदार्थ साथियों सिंगल हेलिक्स एकल कुंडलित होता है और सर्कुलर गोलाकार होता है। नाम क्या है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ को। यूकैरियोटिक कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो डीएनए है, और डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, कुछ इस तरीके से। इतनी बात क्लियर है। इसमें साथियों हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका इसमें नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन भैया यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। और बात करें राइबोसोम इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है 17S प्रकार का, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में साथियों 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इसमें भी भैया कोशिका भित्ति पाई जाती है। याद रखना साथियों जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सूत्र कणिका है, उसकी तुलना की जाती है इन प्रोकैरियोटिक कोशिका से, क्योंकि इनकी संरचना सेम होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 17S प्रकार का राइबोसोम होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी 17S प्रकार का राइबोसोम होता है। और उसका जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो भी सिंगल हेलिक्स और सर्कुलर होता है, इसलिए दोनों की संरचना भी समान होती है, इसलिए इन दोनों की आपस में तुलना की जाती है। मैंने अलग से साथियों इसके ऊपर क्लास बना रखी है, अगर आप चाहे तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक ही रखेंगे साथियों। तो आशा करता हूं आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है, और साथियों हमारे शरीर की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, इन सभी के बारे में आपको पता लग गया होगा। कल हम बात करने वाले हैं साथियों प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के बारे में।
और बात करेंगे साथियों कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज पर कौन कौन से आवरण होते हैं, यानी कि एकल आवरण होता है या दोहरी झिल्ली वाला आवरण होता है या बिना झिल्ली वाले ही कुछ सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, उन सभी के बारे में जो भी बात होगी आपको हम कल बता देंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।